तो ठीक है, आज मैं मैग्नेट का क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैग्नेट में हमने क्या करा दिया है, मैग्नेट में हमने बायोट सवाट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ पे जो क्वेश्चन था वो सब में हमने करा दिया है। अब कराऊंगा जैसे फर्स्ट इसका कराया था उसमें हमने बताया था कि हमने कैसे कैसे कराना है। फर्स्ट में बायोट सवाट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं करा दिया हूँ बुकलेट से, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोग खुद घर से करो। जैसे मैं क्वेश्चन 9 तक शायद करा दिया था और रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तुम खुद अपने से घर से ट्राई करो। जो नहीं होगा वो फिर मैं डाउट्स क्लास में लूँगा। जैसे बायोट सवाट लॉ पे और एम्पियर सर्किट लॉ पे क्वेश्चन है 25 तक, तो कुछ मैंने कराया और रिमेनिंग तुमको घर से करना है। और आगे मैं कराता हूँ। सेकेंड टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वो बुकलेट के पेज नंबर 8 से शुरू है, ठीक है। तो इस पे हम करेंगे, यानी कि हम ठीक है। तो ये हम टॉपिक करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको करना है, ठीक है। यहाँ से हमको करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसमें कुछ फॉर्मूला, जैसे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होता है, क्यू भी क्रॉस बी होता है। और इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसके बीच जो एंगल होता है उसी को हम थीटा लेते हैं, यानी कि एंगल बिटवीन वी एंड बी वेक्टर। वी वेक्टर तुम्हारा ऐसे है और बी वेक्टर तुम्हारा ऐसे है, ठीक है। अच्छा सेकेंड चीज़ है कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करें इस तरह से कि वी और बी पैरेलल हो, यानी कि इस केस में इफ वी इज परपेंडिकुलर टू बी, पैरेलल के केस में फोर्स नहीं लगेगा। अगर वी इज परपेंडिकुलर टू बी, इस केस में चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं कराया हूँ, एम वी बाई क्यू बी। एम वी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, दैट इज पी अपॉन में क्यू बी। और एम वी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m k अपॉन में क्यू बी लिख सकते हैं, और इसको अंडर रूट 2m3 अपॉन में क्यू बी लिख सकते हैं। और ए भी क्या है, ए भी है तुम्हारा एक्सलरेटिंग पोटेंशियल, नॉट वेलोसिटी। ये भी क्या है, एक्सलरेटिंग पोटेंशियल है, एक्सलरेटिंग पोटेंशियल है। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है इस केस में 2πm अपॉन में q इंटू बी होता है, और इसी को 1 अपॉन में न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ। पिच होता है जब सम एंगल होता है, वो सब चीज़ मैं करा दिया हूँ जो CBSE की क्लास में है, उसमें सब कुछ कराया हूँ, इसलिए वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेना है। और इस क्लास को, इस रिकॉर्डिंग को या इस लेक्चर को कब देखना है, जब CBSE एक बार पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, CBSE के लिए जो कराया था, ठीक है। अब बुकलेट पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन है, जैसे ये दिया हुआ ए चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम मूव्स विथ स्पीड 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है Q इक्वल टू गिवन है 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁶ कूलम, और वेलोसिटी गिवन है 2 × 10⁶
इसको कर दो और मीटर पर सेकंड कर दो, और ये गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको हम आई कैप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, बी तुम्हारा गिवन है ऐसे करके कुछ 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, और ये क्या है टेस्ला में गिवन है, ठीक है। जस्ट फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, इस केस में ए फिजिकल टू हमको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, अभी जो हमने फार्मूला लगाया वही मैं यूज करूँगा। तो ए फिजिकल टू कितना होता है क्यू भी क्रॉस बी, यही हमने फार्मूला बताया था। तो क्यू तो स्केलर क्वांटिटी, इसको क्यू ही रहने दो, और भी को हम लिख सकते हैं क्या 2 × 10⁻⁻6 आई कैप 10⁻6 आई कैप क्रॉस 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ऐसे, ठीक है। तो अच्छा, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है के होता है। पहले इसको हम क्यू दिया हुआ 2 × 10⁻, उसको भी हम कर देते हैं, तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻, क्या कर देंगे 6, ये तो स्केलर हो गया। और इसको हम कर देंगे तुम्हारा आई क्रॉस, हम ऐसे लिख देंगे 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इससे इसको कट कर दो, तो अब ये फाइनली कितना हो जाएगा, ए फिजिकल टू हमने लिख दिया 4, 2 × 2 = 4, और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है के होता है, तो हम लिख सकते हैं 0.2 के कैप, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे कैप होता है, तो माइनस 0.4 जे कैप लिख सकते हैं। देखो ये कराया हूँ, पहले आई क्रॉस जे करेंगे, तो हमने बताया था कि कैसे निकालने के लिए, जैसे ये आई होता है, ये जे और ये के, तो आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और आई जे के आ गया तो आई और जे आ गया तो के बचेगा, तो के लिख दिए। अब करना है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के ऐसे जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव होगा, और कितना हो जाएगा जे हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको फोर्स फिर से हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, तो 0.8 के माइनस 1.6 जे, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया हुआ है ए वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड कैरीज करंट टू 5 एम्पियर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक जनरल क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस पे, ठीक है। ये गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, कैरीज 5 एम्पियर, इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड 2 टेस्ला डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ऐसे है, पूरे पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ऐसे है, ठीक है, और इसमें करंट मान लो कि ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स ऑन 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये याद रखो, एक जनरल कंसेप्ट याद रखो कि अगर किसी शेप का, अगर किसी इरेगुलर हो रेगुलर हो कोई भी शेप हो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई शेप का अगर वायर हो, कोई शेप का वायर हो, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो इसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है 0 होता है। और यहाँ पे अभी मैं करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसका लेंथ L है, तो इस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे IL क्रॉस B,
तो यहाँ पे आई एल का डायरेक्शन ऐसे और बी का डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगा। हमने दो तरह से बताया था कि इसको करंट का डायरेक्शन, जैसे मान लो कि इसको हमने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, और इसको क्या ले लिया, जेड ले लिया, और डॉट 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 को क्या कर दिया हमने, इसको एक्स डैश ले लिया, इसको वाई डैश ले लिया, और इसको जेड डैश ले लिया। डॉट डॉट का मीनिंग क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा है कि जैसे अब ए बी पे निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन ए बी पे, नाम इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। तो फोर्स ऑन ए बी पे निकाल रहे हैं, तो आई एल, तो आई एल का डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, तो हम करेंगे आई कैप क्रॉस, बी का डायरेक्शन क्या है, इसके अंदर है, यानी कि माइनस के कैप, तो क्रॉस कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। तो आई क्रॉस के माइनस जे होता है, और इसमें माइनस लगा हुआ है तो प्लस जे हो जाएगा, प्लस जे, यानी कि जे ऊपर की ओर है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, F1 मान लो, इसका मान लेते हैं कि F1, ठीक है। सिमिलरली इस पे करोगे तो आई एल क्रॉस का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये भी हमने बताया था कि जैसे ए क्रॉस में ऐसे लिख दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी होगा, एंड ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी होगा, ऐसे। तो इस पे फोर्स, जैसे बी सी पे फोर्स तुम्हारा ऐसे होगा F2, और यहाँ पे फोर्स तुम्हारा ऐसे होगा F3, ठीक है। अब इसको वेक्टोरियली हमको ऐड करना है कि होगा क्या, ठीक है। और तीनों केस में F1 इजकल टू F2 इजकल टू F3 इजकल टू हो जाएगा ILB, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1। तीनों केस में मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और आई भी गिवन है, एल भी गिवन है, और बी भी गिवन है, इसका सम निकालना है। तो इसको सम निकालना है, चलो थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ इसी फिगर को। तो ये तुम्हारा ये ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, और एक हमने ऐसे ले लिया, ये मान लो कि F1 ले लिया, ये मान लो कि F2 ले लिया, और ये F3 ले लिया, ठीक है। इसका वेक्टर सम हमको निकालना है, तीनों फोर्स इक्वल हैं। तो हमने बताया था कि कंपोनेंट लेके निकालना होता है, जब दो या दो से अधिक, तीन फोर्स हो जाए, चार फोर्स हो जाए, तो उस समय में क्या करते हैं, कंपोनेंट मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम वेक्टोरियली कैसे लिख ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने इसको ऐसे ले लिया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो ए एंगल कितना है, 30 है, तो ए बी एंगल कितना होगा, 30, ए बी एंगल कितना होगा, 30, और ए बी एंगल कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, F2, और ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, 60, ये एंगल कितना होगा, 60, और ये है तुम्हारा F3, ये भी एंगल कितना होगा, 60, और ये है तुम्हारा F1, और इसको हमने ले लिया वाई एक्सिस, इसको हमने ले लिया एक्स एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो इसमें सबसे पहले हम वेक्टर ऑलरेडी मैं रिवाइज कराया था, पहले हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। तो एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे F1, ए एक्स के साथ कितना एंगल बना रहता है, 90, तो F1 cos 90, फिर इसको माइनस, इसको प्लस से लेते हैं, प्लस F3 cos 60, F2 का माइनस से लेते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, F2 cos 60, और F1 F2 F3 तीनों क्या है, F1 इजकल टू F2 इजकल टू F3 अभी मैं लिखा था, इसीलिए ए इसके कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब y कंपोनेंट हम निकालते हैं, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F1 cos 0 माइनस, अब दोनों का माइनस से हम ले लेते हैं, ये सब जानते हो, F2 cos 60
माइनस कितना हो जाएगा F2 cos 60, तो ये कितना हो जाएगा F1 माइनस F2 बाई 2 माइनस F2 बाई F3/2 इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि F1 F2 F3 क्या इक्वल है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 0। और ये जनरल याद रखना है कि कोई भी क्लोज लूप हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है 0 होता है। एक जनरल कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, और इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करके भी बता दिया कि 0 कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मेनी टाइम्स जेईई नीट में आए हुए हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन 3, और सीबीएसई के बुकलेट जो हमने दिया था पीवाई की, उसमें भी था। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक चीज़ हमने लिखाया था, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये ऑलरेडी मैं कराया हूँ, ठीक है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड Rp, Rd एंड R अल्फा रेस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ। फाइंड, हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन फर्स्ट में, अपॉन में रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। सेकेंड केस में हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन में रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये चीज़ हमको निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू √2m/k, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, अपॉन में Q इंटू बी। तो जैसे Rp के लिए करेंगे, प्रोटॉन के लिए, तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, अपॉन में का E इंटू बी, प्रोटॉन पे एनर्जी चार्ज कितना होता है, E होता है। R ड्यूट्रॉन करना है तो √2m/k, तो 2 और m ड्यूट्रॉन इंटू k लिख देंगे, यहाँ भी चार्ज E इंटू बी होता है, तो Rd इक्वल टू हम फर्दर लिख सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो 2 इंटू 2mp इंटू k अपॉन में E इंटू बी होता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4mp/k अपॉन में E इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। Rd हो जाएगा। और उसके बाद में सिमिलरली इसी तरह से अल्फा पार्टिकल, R अल्फा इक्वल टू हो जाएगा √2m अल्फा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में कितना हो जाएगा Q इंटू बी, तो इसमें होता है 2E इंटू बी कर देते हैं, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2 और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, और 2E इंटू बी हो जाएगा, R अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये R अल्फा पार्टिकल है। अब रेशियो निकाल लो, देखो इसमें से ये स्क्वायर रूट में 4 से इसको कट कर दो, तो ये हो जाएगा फर्दर अल्फा पार्टिकल हो जाएगा √2mp कर दो, यहाँ पे p, 2mp/k अपॉन में E इंटू बी कर दो। तो ये हमने इसका निकाल दिया, ड्यूट्रॉन का हमने ऐसे निकाल दिया, और प्रोटॉन का तुम्हारा ये आ गया। अब रेशियो काम तुम खुद करो, जैसे एक मैं निकाल के बताता हूँ, Rp अपॉन में Rd, जैसे Rp अपॉन में Rd, Rp ये है √2mp/k, और देखो Eb और D में भी अपॉन में इसको हम लिख देते हैं Eb, और इसको हम लिख देते हैं अपॉन √ ड्यूट्रॉन के लिए 4mp/k अपॉन में E इंटू बी, तो Eb से Eb कैंसिल आउट हो जाएगा, Eb से Eb क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, तो इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √2।
1 में √2, और दूसरा तुम खुद करोगे, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंगली चार्ज मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम क्या होता है, Mg+ A गिवन है। सिंगली चार्ज मैग्नीशियम जिसका A गिवन है तुम्हारा A, मास नंबर गिवन है तुम्हारा 24, और इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 24 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे मान लो ये केमिस्ट्री में तुम जानते हो, जैसे यूरेनियम है उसका 238 और 92 गिवन है। द मास ऑफ यूरेनियम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 238 मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे मान लो कि सोडियम गिवन है 1123, ऐसा ही होता है। तो इस केस में अगर हमको मास ऑफ सोडियम निकालना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एक 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 11 क्या है, प्रोटॉन है, और 23 - 11 क्या है, न्यूट्रॉन है, और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मास ऑफ सोडियम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 23 मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज करूँगा, और ये ऑलरेडी तुम केमिस्ट्री में जानते हो, ठीक है। नहीं जानते हो तो तुम नोट कर लो, ठीक है। तो गिवन है, सिंगली चार्ज मैग्नीशियम आयन आर एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू मैग्नेटिक फील्ड B of magnitude 0.6 टेस्ला। फाइंड द रेडियस formed by the ion if there is also singly charged ion of isotope 26, जिसका A है, what will be the radius of particle, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √2mk अपॉन में Q इंटू B, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ठीक है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी गिवन है 2 keV। तो इसको हम लिख सकते हैं 2×10⁻³ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -19, और ये जूल हो जाएगा, ठीक, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हम रखेंगे टी वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू मास को हम लिखेंगे 24 mp, और के को तो लिखेंगे ही, और अपॉन में लिखेंगे E इंटू बी। अब इसको सोल्व कर दो, सब कुछ गिवन है, तो इसको हम कर देते हैं 2 इंटू 24, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27, और काइनेटिक एनर्जी होता है गिवन है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो -16 हो जाएगा, और E इंटू बी दैट इज 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -19, और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.6 टेस्ला। तो 0.6 पुट कर दिया, और इसका आंसर देखो 2 मीटर में, और आप बाकी काम सोल्व कर लेना। उसके बाद में है एक, इफ ये तो ए पार्ट है, और एक दूसरा है मैग्नीशियम का आइसोटोप है जिसका है Mg है, और इसमें A इक्वल टू है 26, इसमें मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 मास ऑफ Mp। बस यही चेंज करना है, और सब कुछ सेम करना है। तो इसमें हम रेडियस का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2mk √2 26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -19 -27,
और काइनेटिक एनर्जी गिवन ही है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻16 अपॉन में ई इंटू बी, सिंगली चार्ज है तो 1.6 इंटू 10⁻19 और बी मैग्नेटिक फील्ड 0.6। अब इसको सोल्व करके जो भी आए उसका यूनिट मीटर लिख दो। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो तुमको घर से करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये पार्टिकल हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकूलम, एक जिस पे है 20 माइक्रो तो 10⁻6 कूलम, दैट इज Q इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻5 कूलम। ठीक है, मास गिवन है 20 मिलीग्राम माइक्रोग्राम, तो 20 इंटू 10⁻6 ग्राम हो जाएगा। तो m इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻5 और 10⁻³ कर दो तो कितना हो जाएगा kg हो जाएगा। तो फाइनली मास हमारा हो गया, इसको हटा दो, (10⁻8 kg -5 kg में कर दिया हमने। ठीक है, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड मास 20 माइक्रोग्राम मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अंडर द एक्शन ऑफ, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा 1.0 टेस्ला। ठीक है, व्हेन पार्टिकल इज at point P, a uniform electric field is switched on and it is found that particle continue on the tangent through P with uniform velocity. Find the electric field. जैसे हमने बताया था कि अगर सर्कुलर पाथ पे होता है, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है तो उस पर इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fb। ठीक है, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Fb, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में उस पे लगेगा Fb। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट P है, अब P है तो ये इसके टेंजेंट के लॉन्ग कब जाएगा, जब इस दर की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाए और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए और अपोजिट हो जाए तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स इस केस में एफ बी इक्वल टू कितना होना चाहिए एफ ई होना चाहिए, और ये होता है क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है साइन 90 सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और ये कितना होता है क्यू इंटू ई होता है। तो इससे इसको कैंसिल कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा बी इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो बी तो गिवन है लेकिन वी नहीं गिवन है, तो आर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, एम वी बाई क्यू भी होता है, एम वी बाई क्यू इंटू बी होता है। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर क्यू बी अपॉन में एम हो जाएगा। अब इसमें हम पुट कर देते हैं बी और आर क्यू बी अपॉन में एम हो जाएगा। अब इससे हम सोल्व कर देंगे, सब कुछ वैल्यू गिवन है, चार्ज गिवन है, मास गिवन है, सब कुछ गिवन है, चार्ज गिवन है, मास गिवन है और रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 1 है, रेडियस है 5, तो 10 टू पावर कितना कर देंगे -2, चार्ज कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर -5, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया। फिर मास कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर -8, 2 इंटू 10 टू पावर -8, और सोल्व कर देंगे, और इसका क्या होता है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम यूनिट होते हैं, तो एक कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था।
अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहा जा रहा है ए बीम ऑफ प्रोटोन विथ वेलोसिटी v गिवन है तुम्हारा 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b गिवन है 0.3 टेस्ला। द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा गिवन है तुम्हारा 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस निकालना है हमको, क्या होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन एंड पिच ऑफ द, और पिच निकालना है, ठीक है। तो इस केस में हमने बता रखा है कि कैसे पिच का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, जैसे हमें थ्योरी में भी मैं बताया था, ये बी है और ये तुम्हारा भी है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसका पाथ कुछ ऐसे होगा, हेलिकल पाथ होगा, और इसी को हम बोलते हैं पिच डी। इसको हम क्या बोलते हैं, पिच डी बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कराता है और जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके पैरेलल मूव कराता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम भी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू इंटू बी, ठीक है। तो ये सब हम डाटा पुट करते हैं। ए बीम ऑफ प्रोटोन गिवन है, तो मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है, 1.672 × 10⁻27। भी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, भी साइन थीटा। भी गिवन है तुम्हारा 4 × 10⁵ और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो इसको हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इससे कट कर दो 2, तो 2√3 × 10⁻, कितना हो जाएगा 5 अपॉन में क्यू 1.6 चार्ज होता है ये 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है यहाँ पे 0.3 टेस्ला, और आफ्टर सॉल्विंग इसको लिख दो मीटर। डी हमने पिच बताया था, डी ये क्या होता है, भी परपेंडिकुलर इंटू टाइम पीरियड, और ये भी परपेंडिकुलर कितना होता है, भी cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना होता है 2πr अपॉन में देखो, ऐसे हमने बताया था d = v परपेंडिकुलर इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड 2πm/क्यू बताया था, तो v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, v cos थीटा और 2πm अपॉन में q इंटू बी। क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, और हमने ये बताया था टाइम पीरियड = कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन में v। तो इसको हम लिख सकते हैं 2π/v, और r का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। ये सारे क्वेश्चन में CBSE वाली क्लास में मैं कराया हूँ, इससे v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 2πm/qb हो जाएगा, ठीक है। तो v तुम्हारा गिवन है, तुम्हारा कितना 4 × 10⁵ cos 60 कितना होता है 1/2। तो इसको हमने लिख दिया 1/2 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और Q 1.6 इंटू प्रोटॉन पे कितना होता है, चार्ज E होता है, तो 10⁻ कितना हो जाएगा -19 और मैग्नेटिक फील्ड 0.3, और इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा।
तो ये भी नोट कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बहुत ही अच्छा है और ये जेईई में भी आया हुआ है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मुझे थ्योरी पढ़ाना है। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने लिया ए, और इलेक्ट्रॉन गन से हमने क्या किया, इस पॉइंट इलेक्ट्रॉन गन है और उससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कराया। इलेक्ट्रॉन गन से हमने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट कराया। तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा। जैसे एक पार्टिकल से प्रोजेक्ट कराया तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे करेगा, और ए पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर उसका क्या होगा, सेंटर होगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर मान लो कि इस पॉइंट से हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जाके इस तरह से करेगा, और जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किए उसी के जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका सेंटर होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये ध्यान में रखना कि जैसे इस पॉइंट से हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया तो ये कुछ ऐसे जाएगा और इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका सेंटर होगा। ठीक है, तो इस पे बहुत सारा पहले मैं जो थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और उस थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये तो याद रखना है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, ये चीज़ आगे भी मैं यूज करूँगा, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट से, मान लो कि इस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया, ए पॉइंट हमने ए से प्रोजेक्ट किया, तो ए पॉइंट के जस्ट यहाँ पे क्या होगा, उसका सेंटर होगा, और ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। कब? जब पूरे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट करेंगे उससे मैक्सिमम आगे ए आर डिस्टेंस तक जा सकता है, उसके बाद में ये बेंड कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। जैसे मान लो कि एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और इस साइड ही मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड ही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर किसी पार्टिकल को ऐसे हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसे आके ऐसे चला जाएगा, एक सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ से तो मैक्सिमम इसका रेडियस मान लो कि आर है, तो मैक्सिमम ए आर डिस्टेंस तक ही आगे जाएगा, और ये क्या होगा, ऐसे बेंड करने आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो फिर कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए वो सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ये याद रखना है कि अगर मान लो कि इस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कुछ ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये कुछ ऐसे निकल जाएगा सेमी सर्कुलर पाथ, इसका सेंटर आर है, तो ये आर है, तो हमने कुछ ऐसे बना दिया, ये मैक्सिमम आर डिस्टेंस ही आगे जाएगा, मैक्सिमम आर डिस्टेंस ही आगे जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है, सेकेंड चीज है जैसे लाइन है, इस पे मान लो कि हमने परपेंडिकुलर नहीं, सम एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे जाके कुछ ऐसे चला जाएगा। और मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जैसे अब ये क्या है, पार्ट ऑफ सर्कल, तो सर्कल के किसी भी पार्ट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि ये तुम्हारा सर्कल है, तो इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसे भी सेंटर से जाएगा, इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो भी सेंटर से जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, किसी भी पार्ट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो सेंटर से ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ए एंगल कितना होगा, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए भी तुम्हारा रेडियस आर है, ए भी तुम्हारा रेडियस आर है। अच्छा, ए थीटा है और इस पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है,
तो ये थीटा है और इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आर है तो ये भी आर है, तो ये दोनों सेम होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 होना चाहिए। समझ गए? तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर थीटा एंगल से अगर हम इस लाइन से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये भी थीटा एंगल से ही वो क्या होगा, बाहर इमर्ज होगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, यही क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन है यही। जैसे मान लो कि ये लाइन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, किसी को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, इस ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो कुछ ऐसे जाके कुछ ऐसे बाहर आएगा। ये सभी क्या है, सर्कुलर पाथ का है, सर्कुलर पाथ। इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस सेंटर से पास होगा। जैसे ए एंगल थीटा है, ये एंगल अभी हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये तुम्हारा क्या है 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होना चाहिए, टोटल एंगल 180 डिग्री, तो 90, तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए थीटा होना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 6th में गिवन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q move at a speed this, it is enters in a region of uniform magnetic field E shown in figure, the field of strength इतना, the magnetic field directed into the plane of paper, the particle leaves the region of the field at point E f, the distance EF, हमको डिस्टेंस EF निकालना है, फिगर देख लेना, एंड थीटा, तो थीटा तो हमने निकाल दिया कि 45 डिग्री। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्वेश्चन, ये तुम्हारा 45 है, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा 45 होगा। अब इसका नाम दिया हुआ है तुम्हारा, ये पॉइंट है F और ये तुम्हारा है E। अब EF निकालना है, फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द रीजन, ठीक है, आफ्टर इंटरिंग ए। अब इसमें ये भी बताना है कि कितना टाइम स्पेंड किया, और हमको निकालना है EF। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे ए गिवन है, ये तो आर गिवन है, ये भी आर गिवन है, तो ए एंगल हमको निकालना है, और ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी 45, तो ये कितना हो जाएगा थीटा इजकल टू 45 है, तो ये तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा 45, ये एंगल कितना होगा 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यानी कि ई एफ का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज ई एफ इजकल टू कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, और r कितना हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी इतना हो जाएगा ई एफ इजकल टू, और एम वी क्यू बी सब कुछ गिवन है, अब इसकी वैल्यू पुट करके निकाल दो। ठीक है, अब टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम कितना स्पेंड करेगा, यानी कि ए एंगल कितना बना रहे हैं। देखो ऐसा है, ये थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है। अब यानी कि यहाँ से यहाँ कितना टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, तो एक सर्कल के लिए, एक सर्कल में कितना, जैसे एक सर्कल है तो इसमें टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, और ये कितना रेडियन होता है, तो ये होता है टोटल 2 पाई रेडियन। एक सर्कल में कितना रेडियन होता है 2 पाई रेडियन, तो ऐसे लिख दो। अब ए एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन के लिए टाइम कितना लगता है 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, इसलिए यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो 2 पाई m अपॉन में क्यू बी इंटू 2 पाई, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, इसलिए पाई बाई 2 कितना रेडियन सब्सटेंड कर रहा है पाई बाई 2, तो इसमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो m अपॉन में q इंटू बी इंटू पाई बाई 2। अब इस सब को वैल्यू पुट कर दो, एम क्यू बी पुट कर दो, यही टाइम हो जाएगा, तो
टी, स्मॉल टी इक्वल टू हो जाएगा पाई एम अपॉन में 2 पाई क्यू इंटू बी। तो ये देखो हमने थीटा निकाल दिया। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से कर लेना, ठीक है। अब रहने देते हैं इतना ही, अब रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आज की क्लास।